हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अपनी 6th वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट को पढ़ेंगे। ओके, तो पहली बात तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। तो लेंथ को डायरेक्टली मेजर करना हमें आता है। मतलब कि डायरेक्टली मेजर करने का क्या मतलब है सर? डायरेक्टली मेजर करने का मतलब ये है बेटा कि जैसे आपको मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप हो सकता है जो है एक स्केल ले और उसकी मदद से आप वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें। अच्छा, छोटे डिस्टेंसेस की बात करनी है मुझे, तो हो सकता है वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। आप जब लैब्स के अंदर लैब्स खुलेंगे, जब आपके स्कूल खुलेंगे, तब उस टाइम पे वो वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे। और छोटे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, तो हमारे पास में जो है स्क्रू गेजेस भी है। ठीक, तो कई तरह के ऐसे डिवाइस होते हैं जो डायरेक्टली लेंथ को मेजर करने में हमारी मदद करते हैं। बट फिजिक्स के अंदर देयर इज अ स्कोप अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट, और दूसरे चीज टाइम मेजरमेंट और दूसरे मेजरमेंट्स की बात भी करेंगे बाद में। लेकिन लेंथ को इनडायरेक्टली मेजर करने का भी हमारे पास एक टेक्निक्स अवेलेबल है, और कई सारे टेक्निक्स अवेलेबल है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इनमें से कुछ टेक्निक्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड आपको मैं करा रहा हूं, पहला इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके अंदर क्या होगा, लेट अस अज्यूम कि आपको जो है किसी जो है एक पहाड़ की हाइट को कैलकुलेट करना है कि उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो लेट अस से कि मैं इसको अभी बिल्कुल इसकी शेप को कंसीडर ना करके हम लोग जो है इसको एज इट इज बना देते हैं एक बार, कि भाई ये स्ट्रेट कोई टावर है, आपको उसकी हाइट को कैलकुलेट करना मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है ये टावर के बेस से जो है हम लोग ऐसे चल के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई मैं एग्जैक्टली मुझे इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है, इस एच वैल्यू को, और मैं डायरेक्टली एच को ना मेजर करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये डिस्टेंस एक्स मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम यहाँ पे जहां पर हमने एक्स की वैल्यू जहां पे खत्म हुई है हमारे जिस पॉइंट पे, वहां पर हम लोग एक डी रख के जो है एंगल को मेजर करते हैं कि ये टावर जो है इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है। ठीक, सो हमने एक्स को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया और थीटा को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया। इनकी मदद से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। तो दैट इज ऑल वी नो कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज एच बाय में एक्स। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय में एच किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इंटू में टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड जिसके अंदर हमने एच को, देखो अब हमने एच को डायरेक्टली नहीं निकाला है, मैंने किसी भी जो है टेप को लेकर जो है मेजर नहीं करा है एच की वैल्यू कितनी है। जो मेरे सामने जो बहुत बड़ा टावर हो सकता है 100 मीटर्स का टावर खड़ा हो, ठीक है, मैंने जस्ट ये करा है कि उससे कुछ डिस्टेंस को मैं चला हूं, हो सकता है 10 मीटर चला, 10 मीटर चल के मैंने ये देखा कि 10 मीटर चलने के बाद वो जो टावर है कितने एंगल बना रहा है मेरी आईज के साथ में। तो फिर विद द हेल्प ऑफ ए डी मैंने उसको कैलकुलेट करा। अब जैसे ही मैं इस एंगल की वैल्यू को निकालूंगा, मेरे पास बहुत इजीली टेक्निक से जो है मेरे पास में जो है एच की वैल्यू निकल आएगी। दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल जो है अ मैन वांट्स टू मेजर, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ ए टावर। For this, he moves vertically a distance of 15 meters and finds out that the tower makes an angle of 45 degrees with his eyes. Find the height of tower. Find the height of tower. आपको ये पता करना है, given the height of man
इज 1.5 मीटर। ओके, तो अब आपको जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम यूजुअली जो है बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को साथ साथ रीड करना है। ए मैन वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ ए टावर। एक आदमी जो है वो क्या करना चाहता है, हाइट ऑफ टावर को कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो बेसिकली एच को कैलकुलेट करना चाहता है। फॉर दिस ही मूव्स वर्टिकली अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसके परपेंडिकुलर जो है 15 मीटर जो है वो मूव करता है। एंड फाइंड्स आउट दैट द टावर टॉप, यानी कि टॉप ऑफ द टावर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 45 डिग्री। उसने एक्स डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है वो है 15 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा 45 डिग्री विद हिज आईज। ये लाइन, ये तीन जो वर्ड है ना, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। आपके ध्यान से पढ़ने वाले वर्ड्स हैं। क्या दे रखा है आपको, एंड फाइंड्स आउट दैट द टावर टॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हिज आईज। अब उसकी आईज के साथ में एंगल बन रहा है, तो देयरफॉर बेसिकली जो ये एंगल जो है ये उसके फुट के साथ, जमीन के साथ में नहीं ये एंगल, ये जमीन तो उससे नीचे है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि जो आपका जो जमीन होगी वो नीचे है इससे, यहां पे तो उसकी आईज है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इस जगह पे जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है उस जगह पे तो उसकी आईज है, और वो वहां से ऑब्जर्व कर रहा है। और क्या दे रखा है, गिवन द हाइट ऑफ द मैन इज 1.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, क्या वो h होगी या h प्लस 1.5 होगी, तो ऑफकोर्स द आंसर शुड बी h प्लस 1.5 के h के अंदर आप जब 1.5 ऐड कर लोगे तभी तो जाके आपकी एग्जैक्ट टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकलेगी ना। तो ये जो तीन वर्ड्स है ना, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं बेटा। इस चीज को ध्यान से सुनने। अगर विद इज आईज की जगह विद द ग्राउंड दे रखा होता एंगल, तो आप सीधा सीधा h की वैल्यू डायरेक्टली निकल सकती थी। लेकिन विद हिज आईज दे रखी है, तो आंख के साथ में उसका एंगल दे रखा है, आपको ग्राउंड के साथ में हाइट निकालनी है ना। सो सबसे पहले आप आईज के ऊपर उसकी कितनी हाइट है वो निकाले, h की वैल्यू। सो h is equal to 15 इंटू टेंजेंट 45 डिग्री। ये भी ऊपर वाला फॉर्मूला, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 15, टेंजेंट 45 डिग्री पुट कर दिया। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता क्या होती है, 1 होती है। तो h कितना आ गया आपका 15 मीटर। और अगर टोटल हाइट निकालनी है उसकी तो दैट इज h डैश बोल देते हैं इसको, h प्लस 1.5 यानी कि 16.5 मीटर आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, सो आई होप जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग अभी दी है इस क्वेश्चन की, आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था। इसके अलावा आप सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है लेंथ मेजरमेंट का, उसको हम लोग करने वाले हैं। अब सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड क्या है, अब देखो आमतौर पे मान लो आपको किसी जो है एक पहाड़ की ऊंचाई को कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में अगर ये मान के चले कि भाई जो है उसकी हाइट जो है, अब इन जनरली ऐसा कभी नहीं होता कि जो आपके पास में पूरा पूरा जो आपका जो पहाड़ है उससे काफी डिस्टेंस दूर तक जो है इन जनरली एक आपको जो है डिस्टेंस अवेलेबल ही नहीं होता, खाई होती है उसके अराउंड। ठीक है, या फिर जो है आप उसके एग्जैक्ट डिस्टेंस बेस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं किसी ना किसी वजह से। ओके, तो यूजुअली कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये आपकी वो हाइट है जो आपको कैलकुलेट करनी है, तो यूजुअली ये जो डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो अनअवेलेबल होता है कि आप उसको ट्रेवल करके मेजर ही नहीं कर सकते कि नीचे खाई है रास्ते में या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है नदी जा रही है, इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। तो यहां से मतलब बेसिकली इस रीजन का जो डिस्टेंस है आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये अब इसमें सीधा सीधा हम डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से, तो क्या किया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम यहां से जो है ना, जिस भी हाइट को मुझे कैलकुलेट करना है, मान लो मुझे इस h हाइट को कैलकुलेट करना है। ओके, सो मैंने क्या करा, यहां से जो है सबसे पहले इस एंगल को कैलकुलेट करा। तो लेट अस अज्यूम कि ये एंगल आ गया θ1, इसको मैं x बोल देता हूं, बट इस x की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ठीक है,
तो मैंने यहां से θ1 एंगल मेजर कर लिया, सिर्फ मुझे x नहीं पता, मुझे सिर्फ θ1 की वैल्यू पता कितनी है, वो मैंने एक्सपेरिमेंट से θ1 एंगल जरूर मेजर किया जा सकता है वहां पे रुक के, पहाड़ की जो है आगे की पॉइंट पे यहाँ पे रुक के, ठीक है। अब हमने क्या करा, थोड़ा सा डिस्टेंस उससे पीछे हटे हम लोग, h डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, इससे पीछे चले गए, ओके। अब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने O, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग A एंड इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। दिस पॉइंट इज B, जहां तक की हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है। मैंने क्या करा, इस B पॉइंट से B एंगल को फिर से मेजर करा, ठीक। तो इस B पॉइंट से B एंगल को हमने मेजर करा और उसकी वैल्यू आई हमारे पास में θ2। अब हमें क्या करना है, बेसिकली मेरे पास में 3 ऑब्जर्व्ड चीजें हैं, एक तो θ1, दूसरा θ2 और तीसरा h। ये 3 चीजें जो है हमारे पास में, जिनको मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, ऑब्जर्वेशन ले ली। इसकी मदद से मुझे जो है इस टावर की या फिर इस पहाड़ की ऊंचाई को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OP इन टर्म्स ऑफ h, θ1 एंड θ2, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है ये मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। सो लेट OA इज इक्वल टू x। लेट क्या है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे किन किन की वैल्यू पता है, ठीक है। एंड वैल्यूज ऑफ एंगल PAO इज इक्वल टू θ1, एंगल PBO इज इक्वल टू θ2 एंड डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्मॉल h। मुझे कैपिटल H को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कोट θ1 निकालता हूं, ठीक है। फॉर ट्राइंगल PAO कोट θ1 विल बी इक्वल टू, कोट θ1 किसके इक्वल होगा, कोट θ1 विल बी इक्वल टू, कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, टेंजेंट होता है P बाय B और कोट होता है B बाय B। तो x अपॉन कैपिटल H, ये आ गई मेरे पास। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल H इंटू कोट θ1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल PBO, फॉर ट्राइंगल PBO जो है मेरे पास में इस सिचुएशन में कोट θ2 अगर मुझे निकालना हो तो कोट θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि कोट θ2 बेस है हमारा OB और परपेंडिकुलर है मेरा OP, तो दैट इज OB बाय OP विच इज इक्वल टू x प्लस h डिवाइडेड बाय कैपिटल H। तो इससे मेरे पास अगर x प्लस h की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, x प्लस h इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू कॉट θ2। मैंने कुछ नहीं करा, इधर के h को इधर ले गया हूं जस्ट, ओके। ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ पुटिंग 1 इन 2, पुटिंग 1 इन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h कॉट θ1 प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू h कॉट θ2, स्मॉल h और ये कैपिटल H वाली टर्म हम उस तरफ ले जाए एक बार। सो वी विल हैव दिस स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H कॉट θ2 माइनस h कॉट θ1। h हम देखें ध्यान से तो राइट हैंड साइड पे h कॉमन आ रहा है, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। सो मुझे इस पूरे जो हम ये जो पूरा अभी हम निकाल रहे हैं, हम इससे निकालना क्या चाहते हैं, हम कैपिटल H की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जो चीज हमें गिवन है, दैट इज ये θ1 गिवन है, θ2 गिवन है, स्मॉल h गिवन है, उनकी टर्म्स में। सो बहुत ही इजीली निकल आएगा फॉर्मूला कैपिटल H का, दैट इज स्मॉल h डिवाइडेड बाय कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। तो ये आपके पास में सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड
जो है वो हमारा उसका फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारा। सो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाय cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। तो अभी इससे रिलेटेड हम जो है एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। सो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फॉर द फिगर गिवन फिगर के लिए अ मैन स्टैंड्स एट क्लिफ ए, एक आदमी जो है एक क्लिफ के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर स्टैंड करता है एंड कैलकुलेट द एंगल फॉर टॉप टू बी 45 डिग्री। और वो क्या करता है, एंगल फॉर टॉप को कैलकुलेट करता है और उसकी वैल्यू आती है 45 डिग्री, यानी कि थीटा 1 कितना है आपका 45 डिग्रीज। ही मूव्स बैक अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू आपको कितनी दे दी 100 मीटर, एंड फाइंड्स द एंगल फॉर टॉप इज 30 डिग्री, यानी थीटा 2 की वैल्यू आपको कितनी दे दी है इस क्वेश्चन में, आप 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, आपको हाइट ऑफ दिस टावर निकालनी, यानी कैपिटल H की वैल्यू को सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। तो H इज इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाय cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1, वैल्यूज पुट करेंगे। सो स्मॉल h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, इधर ही स्टार्ट करते हैं। स्मॉल h की वैल्यू दे रखी है 100 डिवाइडेड बाय cot थीटा 2 यानी कि cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। ओके, व्हाट इज cot 30 डिग्री? cot 30 डिग्री इज cot 30 डिग्री। देखो बेटा, cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है 030 दैट इज √3 होती है। cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग। सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग। सो रेशनलाइज करने के लिए h इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 है हमारे पास में, तो इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। सो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग अब। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इज 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 50 इंटू √3 प्लस 1 यूनिट्स मीटर। सो इस तरह से हम जो है इनडायरेक्टली जो है, ये सेकंड टेक्निक थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। अब थर्ड टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एको टेक्निक जिसको भी बोलते हैं। एको, जिसको आपने सुना हो तो बैट्स इस टेक्निक को यूज करते हैं। बैट जो होते हैं आपके, जो चमगादड़ भी बोलते हैं हिंदी में उनको। सो जो बैट्स हैं जिस टेक्निक को यूज करते हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं एको टेक्निक। सिमिलरली कई सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। वॉरफेयर में इस टेक्निक को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो है किसी दुश्मन ने कोई अगर मिसाइल छोड़ी है, उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है कि वो जो है मुझसे अभी कितनी दूर है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, एक हमने जो है रेडार सिस्टम स्टार्ट करा हुआ है। अब ये रेडार की जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, वो जाती हैं उस मिसाइल से टकराती हैं एंड दे कम बैक टू अस। जितनी देर में वो इंफॉर्मेशन लेके आएंगी उसके टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं और उसको स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, सो अभी उन्हीं दो टेक्निक्स को समझेंगे। दो टेक्निक्स है, रेडार टेक्निक एंड सोनार टेक्निक। सो लेट अस डू दैट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब अपने थर्ड जो है मेथड, इनडायरेक्ट मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, रेडार एंड सोनार मेथड्स। ओके, सो यूजेज रेडार और सोनार लोग समझते हैं कि दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, बट जो दोनों के पीछे का जो प्रिंसिपल है, जो मेथडोलॉजी है, वो दोनों की सेम है। ओके, तो रेडार जो मेथड्स होते हैं उनमें क्या होता है, रेडार इज, अगर डेफिनेशन देखें तो रेडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, एंड सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो रेडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज करते हैं हम लोग। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप इनके बारे में थोड़ा आगे जाके स्टडी करेंगे, ईएम वेव्स। और ये जो वेव्स होती हैं, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं आपके, ये जो है इनके अंदर क्या, अब पहले जब ये बनाए गए थे तब इनमें रेडियो वेव्स यूज होते थे। आज के जमाने में इनमें माइक्रोवेव्स यूज भी होती है। ठीक है, सो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स ऑल्सो। ठीक,
तो ये जो रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों ही एक प्रकार की ईएम वेव्स हैं, और ये क्या करती हैं, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोनार की, तो सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसमें बेसिकली हम लोग साउंड वेव्स को यूज करते हैं। ठीक। और जाहिर सी बात है साउंड वेव तो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करेंगी, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक। सो बेसिकली ये हमारे पास में मेथड्स है, रेडार मेथड एंड सोनार मेथड। तो सबसे पहले जो है रेडार मेथड को समझते हैं। दोनों टेक्निक बिल्कुल सेम है, एक समझ आ गई तो दूसरी अपने आप ही समझ आ जाएगी। क्या है रेडार मेथड? कि लेट अस अज्यूम के किसी युद्ध के मैदान में, किसी वॉरफेयर के दौरान मान लेते हैं कि किसी एक जो वॉर वाली साइड है उसने दूसरी साइड के ऊपर जो है एक मिसाइल को लॉन्च करा। अब जो सेकंड साइड है उसको ये पता करना है कि मिसाइल जो है कितनी दूरी पे है, ताकि वो अपने जो सैनिक है उनको वहां से हटा सके एंड जो है ये देख सके कि क्या हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑन टाइम या नहीं। सो ये चेक करने के लिए उसका डिस्टेंस हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। तो वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में, अगर आपने कभी मूवीज में भी देखा हो, तो एक सर्कुलर सी बीम ऐसे घूमती हुई सी आपको दिखती है, जो आपने जो ऐसे वॉर वाली मूवीज अगर देखी होंगी तो उसमें। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक जो है दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका रिसीवर और दूसरा होता है प्रोपोगेटर। तो जो एक साइड से जो आपने क्या करा, रेडियो सिग्नल जो है जनरेट करा इस तरह से। ठीक है। रेडियो सिग्नल जो है क्या कर रहा है, इस तरह से वेव फॉर्म में रेडियो वेव्स जो है इससे जाती हैं, इसकी तरफ भेजी जाती है। अब रेडियो वेव्स इसकी तरफ जा रही हैं, वो क्या करेंगी, इससे टकराएंगी एंड वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होके इससे टकराई इस तरह से, ये रेडियो वेव इससे टकराएंगी एंड इससे टकरा के वो रिफ्लेक्ट होके रिटर्न करेंगी इसके पास। ठीक। अब जितनी देर में, अब लेट अस अज्यूम कि मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या करा है कि कितनी देर में जो है, मुझे बेसिकली इनडायरेक्टली मुझे क्या मेजर करना है यहाँ पे, कि जितनी देर में सिग्नल जनरेट हुआ और कितनी देर में वो रिटर्न हुआ। तो मुझे ये पूरे राउंड चक्कर का जो है, यहां से इस पॉइंट ओ से स्टार्ट होके इस पॉइंट ओ तक ही आने में कितना उसको टाइम लग रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक। सो हमने क्या करा, उस टी टाइम को कैलकुलेट करा एक्सपेरिमेंटली वी कैलकुलेट टाइम टी। ओके, कैलकुलेट, हमने क्या कैलकुलेट करा है, टाइम टी कैलकुलेट करा। तो बेसिकली हमने डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर नहीं करा कि ये मिसाइल का जो है कितना डिस्टेंस है, और हमने सिर्फ ये मेजर करा कि उस ये जो रेडियो का सोर्स है, इससे लाइट को जाने में और लाइट को आने में कितना टाइम लग रहा है, लाइट माने रेडियो वेव को जाने आने में। ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है, हमने टी को कैलकुलेट करा। अब ये जो है टी टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इस रेडियो वेव ने, डी डिस्टेंस ये और डी डिस्टेंस ये, यानी कि 2d डिस्टेंस ट्रेवल करा है। मुझे डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो स्पीड, यू ऑल नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डी विल बी इक्वल टू ct बाय 2। तो दैट्स ऑल, ये हो गया मेरा टेक्निक खत्म। बस बहुत ही सिंपल टेक्निक है। दोबारा से कि भाई आपने क्या करना है इसके केस में, आपके पास में एक जो है ये रेडियो सोर्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास है, और एक जो है उसको रिसीव करने के लिए आपके पास पॉइंट आपके पास। ठीक है। तो आपने क्या करा, इस साइड से रेडियो सोर्स को जनरेट करा लाइट को। तो रेडियो की जो वेव है वो इस तरह से जाती जा रही है, वो इससे टकराई और रिटर्न आ गई। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, डी डिस्टेंस जाने का और डी डिस्टेंस आने का, यानी कि 2d डिस्टेंस ट्रेवल करा। इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे टाइम कितना लगा, ये हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रखा है, टी टाइम लगा उसको। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ होती है। तो डी किसके इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 2d बाय टी आ गया आंसर। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ct बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस वाज द टेक्निक ऑफ रेडार मेथड। ओके। सिमिलरली सोनार मेथड्स भी यही है। अब सोनार मेथड कहाँ यूज होता है, सोनार मेथड जो है कई जगहों पे यूज होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है, जैसे जो ये बड़े बड़े अपना पुल वगैरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर क्रैक्स आ चुका है, तो आपको ये पता करना है उसके अंदर क्रैक कितनी अंदर की साइड पे क्रैक है, ताकि हम उसको चेक कर सके कि इसको ठीक कैसे करना है हमें। ठीक है। तो उसके लिए सोनार मेथड यूज किए जा सकते हैं। हमारे जो जीव जंतु है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बैट्स हैं, वो सोनार मेथड को यूज करते हैं जो है अपने प्रे को पकड़ने के लिए। तो वही टेक्निक है, बड़ी सिंपल सी। देखो कैसे ये यूजुअली जो है इस मेथड को यूज करा जाता है वाटर के अंदर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए, जो ह्यूमन बींग्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर किया क्या जाता है, हमें ये पहले कैलकुलेट
कैलकुलेट करा जाता है कि इसकी स्पीड हमें पता होनी चाहिए कि मान लेते हैं v साउंड की स्पीड है वाटर के अंदर। अब ये यहां पर से जो है एक अगेन इधर से साउंड का एक वेव जनरेट किया जाता है जो कि नीचे जा रहा है। मुझे पता ये करना है इस सिचुएशन में, जैसे मान लो ये एक बोट है जो कि वाटर के ऊपर तैर रही है। मान लो इस आदमी को ये पता करना है कि नीचे समुद्र का जो तल है वो कितनी गहराई पे है, उसको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस साइड से जो है उसने एक साउंड का एक वेव जनरेट करा, वो नीचे की तरफ गया एंड वो रिफ्लेक्ट होके जो है इधर से रिफ्लेक्ट होके ऊपर उसकी तरफ रिटर्न आया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा उसने वो टाइम कैलकुलेट कर लिया, अगेन जस्ट लाइक दिस। तो उसने एक स्टॉप वॉच होगी उसके पास में, उसी के डिवाइस में लगी होगी कोई टाइम की वॉच, तो उसने उससे टी टाइम को कैलकुलेट करा। अब इस टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसकी साउंड ने, डी डिस्टेंस नीचे और डी डिस्टेंस ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो कितना है 2d। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है 2d डिवाइडेड बाय टाइम। तो d किसके इक्वल आ जाएगा आपका vt/2। तो ये आपकी सोनार टेक्निक है। ओके, सो इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। Yes students, so let us do this question. A radar system during investigation sends a radio pulse which reflects back and is observed after a time of 10 to the power minus 8 second. तो आपको क्या दे रखा है कि एक रेडार सिस्टम है, वो क्या करता है एक रेडियो पल्स को सेंड करता है और वो उसको रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्व कितनी देर के बाद होती है 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद होती है। तो यानी कि आपको t की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। तो देखो बहुत ही कम टाइम के अंदर रेडियो सिग्नल्स बहुत ही फास्ट उनकी ऑब्जर्वेशन होती है अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड थ्रेट, के जो एक्सपेक्टेड थ्रेट है हो सकता है वो कोई एक्सपेक्टेड थ्रेट हो किसी एनिमी का, तो उसका डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द रेडार सिस्टम। तो रेडार सिस्टम उसका डिस्टेंस बताना है हमने। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू CT/2, दैट इज c की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू टी हो गया 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना हो गया 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ओके, तो d इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये क्लियर हो गया हो। तो एक और वे है जिसमें यही सेम टेक्निक यूज होती है, दैट इज कॉल्ड लेजर मेथड। लेजर मेथड यूज हम करते हैं, जो उसमें क्या करते हैं कि रेडियो सिग्नल की जगह उसकी जगह जो है एक लेजर की जो पिन पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि लेजर की एक जो लाइट है वो कितनी देर में रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमारे पास में, उससे भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला यही CT/2 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और okay students, so let us do this question. A high intensity laser is used to find the distance of an asteroid from earth. के अर्थ से जो है एस्ट्रॉइड का कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से जा रहा है, हमें उसका डिस्टेंस पता करना है कि वो अर्थ से कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट यूज कर रहे हैं हम लोग। द टाइम टेकन बाय लेजर लाइट टू बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। के उसको पूरा जो है रिफ्लेक्ट होके आने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स लग रहा है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रॉइड फ्रॉम द अर्थ। ये आप मान लो आपकी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, और यहां से मान लो कोई एस्ट्रॉइड इस तरह से ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। आपने इस तरफ जो है लेजर लाइट को भेजा और वो रिफ्लेक्ट होके आई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है उस लेजर लाइट ने 2d, और कितने टाइम में करा है t टाइम में करा है। तो वी नो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू CT/2। तो c होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। अगेन लेजर इज ऑल्सो अ लाइट, सो 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू टाइम कितना लगा है उसको आने में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया आपके पास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स थे। अभी और भी इनडायरेक्ट मेथड्स बचे हुए हैं हमारे करने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जस्ट बाय लुकिंग एट द मून और या फिर एट द सन हम लोग कैसे पता लगाएं कि मून का साइज कितना है।
ठीक है। तो ये दिस टेक्निक इज कॉल्ड साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो जैसे जुपिटर का साइज पता लगाना है आपको, जैसे मून को सिर्फ देख के आप ये बता सके कि मून का साइज कितना है, एक्चुअल साइज कितना है उसका रियल में, ठीक है। तो वो पता लगाएंगे साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में। उसके अलावा हम पता करेंगे कि भाई किस तरह से हम लोग जो है और भी ज्यादा बड़े डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो पैरेलैक्स मेथड वो होता है। तो वो भी हम लोग कल की लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो जब तक आप ये वाले न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करें और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।